प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास का अध्ययन करेंगे और ये आपका पार्ट 2 होगा, है ना। हम लोग फर्स्ट पार्ट में कहा जाए कि नेपोलियन और उसके बारे में फ्रांस की क्रांति कैसे कैसे पूरे यूरोप में फैलती है और पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाता है, हम लोग उस वीडियो में देख चुके थे। और यह भी देखे थे कि किस तरीके से जब वो फ्रांस वासी अपने आप को बहुत सहज और कहा जाए कि बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे, उस समय नेपोलियन का क्या हुआ था, उदय हो गया था। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य के बारे में जानेंगे, उसके द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्य और फिर किस तरीके से नेपोलियन का पतन हो जाता है, ये अध्ययन करेंगे। पतन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से कहा जाए कि नेपोलियन के पतन के बाद पुनः यूरोप में पुरातन पंथी व्यवस्था को लागू किया गया। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से नेपोलियन ने अपने क्षेत्र में, चूंकि आपको पता था कि नेपोलियन बहुत ही जबरदस्ती 1799 का क्या था, फ्रांस की गद्दी पे कब्जा कर लिया था और 1804 में औपचारिक रूप से फ्रांस के सीनेट द्वारा उसको सम्राट घोषित किया गया था। तो देखते हैं, चूंकि अब वो तो राजा बन चुका था तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा, ठीक है। तो उस कार्य को देखते हैं कि नेपोलियन ने फ्रांस में कौन से अच्छे कार्य किए। क्योंकि देखिए नेपोलियन, अगर हम जैसे ही नेपोलियन की बात करते हैं तो कहा जाए कि पूरे यूरोप में नेपोलियन का डिमांड था। पूरे यूरोप में लोग नेपोलियन को बुला बुला करके अपने यहाँ फ्रांस की जैसा व्यवस्था लागू करने की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन ने फ्रांस में कुछ अच्छा कार्य किया होगा, ठीक है। लेकिन यह वही नेपोलियन है जो पूरे यूरोप को रौंदने का कार्य किया। पूरे यूरोप वासी समझ गए कि नेपोलियन इतना भी अच्छा नहीं है जितना कि हम समझते थे, ठीक है। तो चलिए आखिर कौन सा ऐसा कार्य नेपोलियन ने अपने फ्रांस में किया था कि पूरे यूरोप वासी इसके मुरीद हो गए थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये कहा है कि नेपोलियन के द्वारा किया गया सुधारात्मक कार्य। आपका पहला हेडिंग में दिया गया क्या कि नेपोलियन ने क्या क्या सुधारात्मक कार्य किए। तो देखिए नेपोलियन जहां भी गया वहां पे सबसे पहले अच्छा काम किया। अच्छा काम इसलिए ताकि लोग उसके प्रति अच्छा कहा कि नजरिया रख सके, इसलिए नेपोलियन सबसे पहले अपने फ्रांस में ही प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार दिया, शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया, संचार व्यवस्था को सुधार दिया। इसके अलावा कहा है कि नाप तोल की जो पद्धति थी उसको सुधार दिया। और मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट को भी लिखा है कि आर्थिक क्षेत्र में क्या किया, सुधार कर दिया। अब आर्थिक क्षेत्र में जब सुधार हुआ तो लोगों को तरक्की होनी शुरू हो गई। लोगों को लगेगा कि नेपोलियन के छत्र छाया में हमारा फ्रांस का ज्यादा विकास हो सकता है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार किया गया। अब प्रशासनिक सुधार किया गया तो किसी भी प्रकार का छीन छोड़ की समस्याएं नहीं थी। इसके अलावा कहा कि शिक्षा में सुधार कर दिया गया। तो जैसे ही शिक्षा में सुधार हुआ तो पूरे के पूरे फ्रांस वासी नेपोलियन को कहा जाए कि एक बहुत अच्छे शासक के रूप में देखने लगे, ठीक है। और इतना ही नहीं, उसने कहा जाए कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता को लागू कर दिया, अर्थात नेपोलियन ने अपना एक संविधान बना दिया। और ये बात जैसे ही पूरे यूरोप में फैलती है कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पे लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग राजा के प्रति आवाजें उठा सकते हैं और वहां पे कहा जाए कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। लोगों ने फ्रांस में कहा जाए कि उनको कहा जाए कि भगवान की तरह मानना शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, जब ये बात बगल वाले देश में फैला, यूरोपियन कंट्री में फैला, तो पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्री कहा कि नेपोलियन के मुरीद हो गए कि भाई राजा हो तो नेपोलियन जैसा, राजा हो तो नेपोलियन जैसा। जैसे हमारे यहाँ एक योगी जी हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे राज्य में योगी का सरकार हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में एक अच्छा कार्य किया है, लोगों को कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते पे पहुंचाया है। तो यही वो नेपोलियन था जिसने क्या किया, अच्छा काम किया। लेकिन अब जब आप पूरे विश्व में राजशाही व्यवस्था थी और आप कहते हैं कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोई तो व्यक्ति होगा जो चाहेगा कि इसको किसी तरीके से समाप्त किया जाए। और तब हुआ था नेपोलियन का पतन। लेकिन नेपोलियन का पतन अचानक नहीं होता है। देखिए आपको लगता होगा कि कोई व्यक्ति धोखा दे दिया, धोखा अचानक नहीं मिलता है।
वो बहुत पहले से दे रहा होता है, हमें मालूम अचानक चलता है ना। उसी प्रकार से नेपोलियन भी कहा जाए कि नेपोलियन को जो पतन हुआ, नेपोलियन का पतन अचानक नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। क्या हुआ है, कुछ कुछ पॉइंट मैंने लिखा था। नेपोलियन का पतन, नेपोलियन के पतन का मतलब क्या था कि जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल का प्रायद्वीपीय युद्ध, वो कहा कि जब फ्रांस पुर्तगाल से लड़ता है वहां पे हार जाता है। इसके अलावा रूस का या फिर स्पेन का छापामार युद्ध, जैसे छिप करके वार करना, फ्रांस के सैनिकों को देख करके छिप करके मार देना। ऑस्ट्रेलिया अलग कहा जाए कि छल प्रपंच के द्वारा उसको हरा रहा है। और हद तो तब हो गई जब कहा जाए कि रूस खुद दोस्ती कर करके उसको धोखा दे दिया। उसको बोलते हैं छल प्रपंच करना। और क्या हुआ, इससे नेपोलियन का जो सैनिक था वो खोखली हो गई। मैंने यहां पे लिख रखा है कि इस युद्ध से नेपोलियन के सैनिक खोखले हो गए। और खोखले हो जाने के बाद क्या हो गया, अब तो होता है ना कि बहुत वह ताकतवर है, केवल दिखने में। हर मोटे ताजे व्यक्ति ताकतवर नहीं होता, वो ऐसा हो गया अब नेपोलियन। और 1813 में मैंने यहां पे लिखा है कि प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड क्या क्या था, 1813 में मित्रता कर लिए, दोस्ती कर लिए। किसके खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ। और कहा जाए कि पूरी तरीके से 31 मार्च को एक मित्र राष्ट्र के सैनिकों ने क्या किया, फ्रांस पर हमला कर दिया। और इस प्रकार 1815 में क्या होता है, नेपोलियन का पतन होता है। बहुत अच्छे से आप समझो कि नेपोलियन जो पहले बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन क्या हो गया, अब उसका पतन हो गया। अब पतन हो गया तो देखिए एक चीजें आपको बताते हैं कि पतन होगा, जैसे आप कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करने जाते हैं और आप पीट करके आते हैं तो हम लोग खुशी मनाने के लिए क्या करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, और इतना भी ना समझ में आए तो आजकल का बर्थडे का एक ट्रेंड चलता है कि अगर बर्थडे है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहीं दूर चल जाएंगे बर्थडे मनाने के लिए, कहीं दूर। ठीक है, और दूर जाएंगे और बर्थडे बॉय का बहुत वैल्यू होता है, जब तक केक नहीं काटेंगे उसको हम ब्लेड से मार नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी कि कहा जाए कि जो नेपोलियन का पतन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बटरलू नाम का एक जगह था, आप इसको नोट पॉइंट में लिख लेंगे। बटरलू नाम के जगह पे नेपोलियन का पतन हुआ था। हम लोग अब वापस आते हैं, हम एक बर्थडे के रूप में बताने का कार्य कर रहे थे कि मान लीजिए कि बर्थडे बॉय कौन है, ऑस्ट्रिया है ना। बर्थडे बॉय कौन है, ऑस्ट्रिया, और उसका मित्र कौन कौन है, तो प्रसा है, रूस है और इंग्लैंड है जी। अब ये कहीं जाएंगे बर्थडे मनाने के लिए, और बर्थडे का स्थान कहाँ है, तो वियना में। ऑस्ट्रिया का एक क्षेत्र था जिसका वो ऑस्ट्रिया का राजधानी था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मान लीजिए बर्थडे मनाने गया। और आप ये चीज समझिए, केक कटेगी तो सब में बटेगी, समझ में आ रहा ना, क्योंकि केक सबको मिलेगा। तो यहाँ पे निर्णय लिया गया, जब वियना संधि हुई, वियना संधि में क्या हुआ, निर्णय लिया गया कि 1 नवंबर 1792 तक फ्रांस का जो जितना मूलभूत क्षेत्र था उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद का जो क्षेत्र था जो नेपोलियन ने जीता था, जबरदस्ती हड़प लिया था, उसको क्या करेंगे, उसको वापस कर देंगे। अब वापस किसको करेंगे, क्या जिससे छीने थे उसको, नहीं, वापस उसको नहीं करना था। वापस कहा जाए कि वो आपस में बांट लेंगे। यही मैंने कहा था, केक कटेगी तो सब में बटेगी। अब कहा जाए कि नेपोलियन ने जितना मेहनत किया वो सब का सब इन लोग लेकर के आपस में बांटना शुरू कर दिए। ठीक है, और फिर से याद रखिए एक बर्थडे बॉय के रूप में कि बर्थडे बॉय कौन था, ऑस्ट्रिया था, और अपने बर्थडे मनाने के लिए कहाँ चला गया, वियना चला गया। उसके कुछ मित्र थे, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, और कहा जाए कि इसमें इंग्लैंड थे। ठीक है, और इन सब ने क्या किया, बर्थडे मनाने के लिए वियना में चले गए। कब गए, 1815 में। वियना संधि आपको एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव रूप में आ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है बाबू, इसके अलावा होता है क्या कि मेटरनिख ने इटली पर अपना प्रभाव को डालने के लिए उसे कई भागों में बांट दिया।
यही वो केक है। आप समझ लो कि इटली वो केक है जिसको बांट करके काटेंगे ना तो सब में बांट देंगे, ठीक है। तो प्रभाव डालने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले सिसिली और जो नेपल्स था वो बुब्रो राजवंश को दे दिया गया। बट रही है ना केक। सबसे पहले केक किसको मिलता है, एक व्यक्ति का नाम है बुब्रो राजवंश, व्यक्ति नहीं है मतलब उसको समझाने के लिए करे, ये बुब्रो राजवंश था, ठीक है, उसको दे दिया गया। उसके अलावा रोम और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे ना वो फर्डिनेट को दे दिया गया। अब देखो इटली को कितने भागों में बांटा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा परमा, मोडेना, टास्कनी किसको दिया गया, हैवस वर्ग के राजवंश को दे दिया गया। मतलब बांट बांट करके दे रहे हैं उसी को, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रभाव किसका रहेगा, ऑस्ट्रिया को रहेगा, ठीक है। खुद ऑस्ट्रिया क्या करता है, इसके अलावा कहता है जिनेवा और सार्डिनिया पिडमॉन्ट में मिला दिया गया। बोला जिनेवा जो होगा ना और सार्डिनिया दोनों एक होगा, दोनों को मिलाकर पिडमॉन्ट बना दिया गया। और खुद कहा जाए लोम्बर्डी, वेनेसिया ऑस्ट्रिया अपने पास में रख लिया, ठीक है। जो बचा हुआ केक रहता है वो सब अपना होता है, जो बांट दिया वो किसी और का, जो बचा हुआ है वो अपना, ठीक है। तो इसके लिए कहा जाए कि अब कहा यह क्या था कि हम पुरातन पंथी जो पुरानी व्यवस्था है उसको लागू करेंगे। अब बांट दिया गया ना, तो बांटने के बाद अब देखा गया कि फ्रांस में कौन शासक था, तो मालूम चला कि लुई 16वां था, जिसको 1793 में गिलोटिन पे चढ़ा के क्या था, फांसी दे दिया गया था। तो उसके राजवंश के कोई भी होंगे ना उसको सत्ता सौंप देंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि उस वियना व्यवस्था के तहत, में लिखा है कि वियना व्यवस्था के तहत लुई 18वां को शासक बनाया गया। कहां का, फ्रांस का, ठीक है बाबू। अब देखिए लुई 18वां को जब फ्रांस का शासक बनाया गया तो हर राजा दुराचारी नहीं होते, कोई कोई राजा बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो फ्रांस का जो शासक था लुई 18वां नया वाला, वो बहुत अच्छा था। उसने पुरातन पंथी को नहीं थोपा। ये पुरातन पंथी क्या होता है, पुरातन पंथी हम उसको कहते हैं जो पौराणिक व्यवस्थाएं सदियों से चलता आ रहा है। जैसे जो राजा था लोगों को निर्मम हत्या करवा देना, बहुत कठोर सजा देना, तो ये लुई 18वां ऐसा नहीं करते। लुई 18वां ने क्या किया, लुई 18वां ने कहा जाए कि बदले ही परिस्थिति को देखा कि आखिर हमारा परिस्थिति कैसा है, ठीक है। और कहा जाए कि जो समाजवादी थे, जो सुधारवादी थे, दोनों के बीच में तालमेल बैठाने का कार्य किया, ठीक है। और इन्होंने कहा जाए कि 1815 में संवैधानिक घोषणा पत्र जारी कर दी। इन्होंने संवैधानिक सुधार भी कर दिया। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान को भी बहुत अच्छा लगते हैं। और अंततः लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है बाबू। कब होता है, 16 सितंबर 1824 को। इसके बाद आपको कहा जाए कि चार्ल्स दशम के बारे में पढ़ना है, अर्थात जुलाई 1830 के क्रांति के बारे में पढ़ना है, जुलाई 1848 के क्रांति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए विशेष अध्ययन जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही।